चलो देखो, कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें देखो तो आई एम का मान हमने निकलवाया था। आई एम का मान हम लिखवाए होंगे 2I0/में पाई, यही ना था। अब हमने इसका जो वैल्यू निकाला था उसके लिए निकाले थे 0.637I0। कैसे आया ये? तो हमने क्या किया कि दो जो है ना, दो और पाई का मान, मतलब 2/में पाई का मान अगर आप 3.14 रख देंगे I0, तो हमको 2 में भाग देना होगा। 2 में भाग देना होगा कितना से? 3.14 से। तो देखो तो 0.6369 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 जो आ रहा है ये 5 से बड़ा है, इसलिए पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.637I0 इतना हुआ। यहाँ से सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया आपका आएगा। और ये बात तय है कि हई जो आज आपको हम लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ का मतलब समझो, I0 किसको कहते हैं? तो एसी करंट जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे होता है ना करंट। अब इसमें यहाँ का जो वैल्यू है ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? I0। अब ये जो I0 है उसमें गुना कितना से हुआ है? 0.637 से। शुरू के दो अंक कौन है? 63। अगर शुरू में हम 2.5 लिख दें तो इसका मतलब होता है 25%। अगर हम शुरू में 0.15 लिख दें तो इसका मतलब होता है 15%। तो शुरू में कितना लिखा हुआ है? 63। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत हुआ? 63%। तो अब हम बोल सकते हैं कि I0 को हम लोग शिखर मान कहते हैं, और IM क्या है? औसत धारा। तो आपसे पूछा जाए कि औसत धारा का मान किसके बराबर होता है, तो शिखर मान के कितना प्रतिशत होता है? 63%। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः औसत धारा, प्रत्यावर्ती धारा या औसत धारा लिख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को हम लोग और क्या बोलते हैं? माध्य मान जो होता है शिखर धारा का कितना प्रतिशत? 63% होता है। जितना हाई करंट होगा उसी का 63% हो जाएगा। अब हमको ये बताओ तुम लोग, जिस तरह से I का समीकरण होता है I0 sin ओमेगा t, तो ये तो आपका धारा का समीकरण है। लेकिन हम लोग वोल्टता का समीकरण भी तो जानते हैं। वोल्टता कह लो या क्या कह लो, वोल्टेज कह लो, या फिर आप क्या कह लीजिए, विभवांतर कह लीजिए, या फिर क्या कह लीजिए, विद्युत वाहक बल। ये सब क्या है? एक ही चीज़ का नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वोल्टता बोले, चाहे वोल्टेज बोले, चाहे विभवांतर बोले, या चाहे क्या बोले, विद्युत वाहक बल, इस सब एक ही चीज़ का नाम है। और इसको हम लोग दो चीज़ों से सूचित करते हैं, जैसे E बराबर E0 sin ओमेगा t, ये उसका समीकरण हो गया। समझ में आया? और इसी को आप चाहे तो V बराबर V0 sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज को V से भी सूचित करते हैं। तो हई दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आया? और ये वाला जो चीज़ है वो किसके लिए यूज किया जाता है? धारा के लिए। अब ध्यान से समझना है कि हम लोगों ने सीखा कि I में हम लोगों ने सीखा कि इसका औसत मान किसके बराबर हुआ?
इसका औसत मान जो है Im वो 0.637 I0 के बराबर हुआ, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं 2I0 बटा में क्या चीज़ पाई, जो 0.637 I0 के बराबर है। तो अब बताओ, हई जो चीज़ देख रहे हो तुम लोग, हई वाला, ये भी तो, इसका भी तो औसत मान होगा। तब पूछा जाए कि वोल्टता का औसत मान क्या होगा, वोल्टता का औसत मान, तो कुछ नहीं, बस भी लिख देना है, और क्या, वोल्टता का औसत मान। तो Im के जगह पर क्या लिखाएगा, Vm, अब बराबर में 2, यहाँ क्या लिखाएगा V0, अब बटा में पाई, और बराबर में क्या लिखाएगा 0.637 V0 लिखाएगा। अच्छा, हमारा मन हो तो हम Vm के अलावा क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। तो या Em बराबर क्या होगा 2 E0 बटा में पाई बराबर 0.637 E0 लिख सकते हैं। अब यहाँ हमको एक और बात पता चला कि जिस तरह से धारा का औसत मान जो होता है वो शिखर धारा का 63% होता है, और सही वोल्टेजो होगा। तब बोलो, हाई लाइन देख करके बोलो क्या लिखना चाहिए। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान शिखर धारा का 63% होता है, तब प्रत्यावर्ती धारा के जगह पर क्या आ जाएगा वोल्टता। तो क्या लिखाएगा, अतः हम लिख सकते हैं क्या चीज, अतः प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान है ना, शिखर वोल्टता, इसको क्या बोलेंगे V0 को, ये बताओ V0 क्या है, V0 शिखर वोल्टता है, शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता का मतलब क्या हुआ, V0 का कितना प्रतिशत होता है, 63% होता है। याद रखें, इसमें एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कल जितना हम लोग पढ़े थे उसी में नीचे नोट में आपको ये नोट कर लेना है। हाँ, ध्यान दें, हम लोग अभी तक ये पढ़े कि धारा का मान अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए हम आधा जो चक्र होता है उसी में बता पाते हैं कि धारा कितना आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लगभग धारा कितना होता है Im, और इस Im का मान जो होता है वो जितना धारा मैक्सिमम होता है ना उसका कितना परसेंट होता है 63%। लेकिन इससे भी हम धारा का सही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं पूरी तरह से। जब तक हम पूरा एक चक्र का धारा नहीं बता पाएंगे तब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हम लोग के घर में जो बिजली आती है उसमें कितना धारा आ रहा है। अब मान लीजिए कि पंखा चल रहा है, भाई इस तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो कितना एम्पियर जा रहा होगा क्या पता। लेकिन अगर आपको ये पता करना है तो आपको सबसे पहले इसके बारे में सोचना होगा कि पूरा एक चक्र में कितना धारा आता है। और पूरा एक चक्र में धारा पता करने के लिए अगर हम औसत निकालते हैं तो कितना आ जाता है 0। तो हमने एक नया तरीका खोजा। नया तरीका क्या है उसी को ध्यान से समझिएगा। उस तरीके का नाम देखिए, उसका नाम है वर्ग माध्य मूल मान। समझ में आया? इस लाइन को बढ़िया से समझिएगा, ये परीक्षा में हर बार आता है और पिछले साल नहीं आया था, इसका मतलब इस साल आने का चांस सबसे ज़्यादा है। लगभग मान के चलो कि आएगा ये अगले साल। समझ में आया? तो इस सवाल में देखिए सबसे ज़्यादा खासियत वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। इसके शब्द में ही हम लोग का सारा आंसर छिपा हुआ है। वर्ग माध्य मूल, पहले क्या लिखा है वर्ग, किसका वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन है भाई I। I बराबर क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी होता है ना। तो हमको I का क्या करना है वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो हम I का क्या करेंगे स्क्वायर।
माध्य, माध्य यानी कि औसत, माध्य कहो या क्या कहो, औसत कहो, तो आई स्क्वायर का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। उसके बाद क्या है, मूल, मूल जो है वर्गमूल से लिया गया है, समझ में आया, वर्ग हटा दो खाली मूल, मूल का मतलब हुआ इसका क्या करना है, वर्गमूल, मूल बोलने का मतलब हुआ वर्गमूल, यानी इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, समझ में आया। तो फिर से बताइए हम क्या लिखे थे, पहले क्या करना है, वर्ग करना है, तो धारा का वर्ग कर दिए, फिर क्या करना है, औसत निकालना है, और जब औसत निकल जाए तो उसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो इसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसको सूचित किस चीज से करेंगे, IRMS से सूचित करेंगे, IRMS, समझ में आया। RMS क्यों कह रहे हैं, तो R से रूट हो गया, M से मीन हो गया, S से क्या हो गया, स्क्वायर, मतलब इसी का इंग्लिश होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसलिए IRMS से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देना ऐसा क्यों किया जा रहा है, I का स्क्वायर जब करोगे, I का स्क्वायर जब करोगे तो I का मान आधे चक्र में पॉजिटिव और आधे चक्र में निगेटिव था, और जब तुम स्क्वायर करोगे तो वो निगेटिव और पॉजिटिव भी कट के खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। तो एक चीज की माइनस के प्रभाव को हम खत्म कर दिए। दूसरा चीज कि औसत मान निकालेंगे तभी कुल धारा निकलेगा, तो औसत मान हम निकालेंगे किसका, आई स्क्वायर का। दूसरा बात कि हम स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर को फिर हटाना भी होगा, स्क्वायर किए निगेटिव चिन्ह को खत्म करने के लिए, औसत मान निकाले कुल धारा निकालने के लिए, और उसके बाद जितना निकलेगा फिर से उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो बोलो स्क्वायर का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर से हमको पूरा धारा मिल जाएगा कि नहीं। और इस तरह से हम पता कर पाएंगे कि एक परिपथ में धारा कितना प्रवाहित होता है। हम लोग जो बोलते हैं कि हाँ हमारे घर में 5 एम्पियर के धारा आ रहा है, पता है ये किसका वैल्यू है, IRMS का। ये कोई जल्दी बताएगा नहीं कि आखिर ये 5 एम्पियर है क्या, तो असल में वो IRMS होता है। और जो वोल्टेज बोलते हैं कि 220 वोल्ट दे रहा है, तो ये VRMS होता है, समझ में आया, VRMS होता है। VRMS को ही ERMS भी बोल सकते हो। तो याद रखना है कि आज के बाद जो भी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज का बात करेंगे उसको हम लोग RMS से दिखाएंगे, जो धारा बहती है परिपथ में वो RMS वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। अब आज तुमको सीखना है कि ये वैल्यू निकालते कैसे हैं, और इस पर न्यूमेरिकल भी सीखना है कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब एक और बहुत अच्छा बात जान लीजिए, इसी चीज को एक और नाम से जाना जाता है और एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, और आप इसी तरह छोड़ के चले आइएगा। इसका नाम आभासी धारा भी है। इसी को हम लोग और कौन सा धारा बोलते हैं, तब कहीं आभासी धारा बोल दिया तो समझ जाना कि क्या निकलना है, IRMS। हो सकता है कि आभासी वोल्टता पूछ दे, तो बोलो उसको क्या बोलोगे, आभासी वोल्टता को VRMS बोलोगे। समझ में आया। तो सबसे पहले तो तुम लोग इसका डेफिनेशन बताओ कि क्या लिखेंगे। तो देखो कितना आसान है, प्रत्यावर्ती धारा का सबसे पहले क्या निकालना है, वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद क्या निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे, और उसका फिर क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो जो धारा प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे। इसी को अपनी भाषा में बोलो कैसे लिखेंगे, क्या लिखे हम, जब प्रत्यावर्ती धारा अब प्रत्यावर्ती धारा किसको कह रहे हैं, I को बोल रहे हैं। I बराबर क्या चीज, I0 sin ओमेगा टी। तो जब प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी का क्या करते हैं, का वर्ग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, और उसका औसत मान
औसत मान ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं, औसत मान ज्ञात करने के बाद उसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो जो धारा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यावर्ती धारा का, हाँ, उसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। मूल मान या एक और बात याद कीजिए, आभासी धारा कहते हैं। दोनों बात एक ही बार में हो गया। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है, इसे IRMS से सूचित किया जाता है। समझ में आया? अब ईमान को निकाल के देखना है कि कितना होता है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे देखो, बोलो। आई स्क्वायर का औसत मान निकालेंगे, यहां लिख रहे हैं आई स्क्वायर का औसत मान, और औसत मान का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो बोलो ये किसके बराबर हुआ, IRMS के। हमको इसी को सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, रूट है तो उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, तो IRMS और इस पर क्या लग गया, बोलो इधर क्या बच गया, आई स्क्वायर का औसत मान। कल औसत पढ़े थे ना फॉर्मूला, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या था, कुल धारा बटा में, ये था ना। तो कुल धारा बटा में कुल समय, तो यहाँ पर कुल धारा के जगह पर आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का औसत मान निकालना होगा। तो बताओ आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई का मान कितना आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही ना लिखेंगे। और इसका ही इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि याद करो कुल धारा कैसे निकाले थे, इंटीग्रेशन करके। अच्छा ये बताओ, ये एक चक्र का है कि आधा चक्र का है, आए? नहीं, यहाँ पे हम ये लाइन जोड़ दे रहे हैं, पूरे एक चक्र में जब, ये पूरा लाइन इसमें जुड़ा हुआ है, समझ में आया? ये जो धारा हम निकाल रहे हैं, आखिर इसका जरूरत ही क्यों पड़ा पढ़ने का, यही तो चीज समझना है तुमको, कि हम इसको पढ़ते ही क्यों है, ये बनाए ही क्यों। पूरे एक चक्र में जब प्रत्यावर्ती धारा, तो याद रहे पूरा एक चक्र का हम निकालते हैं, क्योंकि पहला वाला जो निकला था वो कितना का था, आधा चक्र का। उससे हम करंट का पूरा वैल्यू नहीं पता कर रहे थे, इसीलिए पूरा एक चक्र का निकालते हैं। तो ये लाइन हम शुरू में बोल दिए हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, पूरे एक चक्र का बात हो रहा है, ठीक है? तो बोलो आई स्क्वायर का औसत मान हम लोग को निकालना है। पहले आई था तो आई का स्थान कौन ले लिया है, आई स्क्वायर। तो सब चीज पहले जैसा ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि हम पूरे एक चक्र का बात कर रहे हैं। तो समय पहले लिया था कितना, यहाँ पहले समय T/2 था, लेकिन पूरा एक चक्र में समय कितना होता है, T, और यहाँ 0 होता है। तो लोअर लिमिट कितना लेना होगा, 0, और हायर लिमिट कितना होगा, T, और इंटीग्रेशन का चिन्ह देना होगा 0 और T। यहाँ पर आई स्क्वायर लिखना होगा, और यहाँ क्या लिखना होगा, dt। ऐसा ही ना किए थे, आई dt लिखे थे पहले, याद करो। अब यहाँ आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर dt लिखेंगे। अब भाग काथी से दिए थे, कुल समय से भाग दिए होंगे, देख लेना कुल समय से भाग है। तो बताओ तो कुल समय कितना है इसमें टोटल कुल समय कितना है, t है, तो t से भाग हो जाएगा। बोलो बुझाया? अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। आई का मान रखो, भाई t को साइड में कर दो, ऐसे 1/t लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं। आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर में आई का मान रखोगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ डी टी, लोअर लिमिट 0 और हायर लिमिट कितना t, इतना हो गया। चलो अब इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर करो, तो 1/t इंटीग्रल 0 t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। बोलो क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझो, I0 स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे I0 स्क्वायर बटा में t इंटीग्रल, यहाँ 0 और यहाँ क्या चीज़ t, यहाँ क्या था साइन स्क्वायर ओमेगा t और यहाँ पे dt। अब एक फॉर्मूला दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा, अच्छा है ऐसे लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है। आए इसको सीधा करके भी लिख सकते हो कि cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में। अब जरा देखना, इसमें साइन स्क्वायर मैच कर रहा है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा होगा। और 2 इधर बाटा में आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 - cos 2 थीटा और बटा में 2। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, हमारा ये मेन फॉर्मूला है। अब देखिए साइन तो साइन, स्क्वायर तो स्क्वायर, थीटा तो क्या है ओमेगा टी, है ना। बस इसके बाद यहाँ देखो क्या करना है, 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, फॉर्मूला पर बैठाओ। अब I0 का स्क्वायर बटा में t इंटीग्रल 0 t, अब हाई फॉर्मूला लिखो 1 - cos 2 और उसके बाद क्या है 2 के बाद क्या है थीटा, और थीटा के जगह पर क्या है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, तो हो जाएगा 2 ओमेगा टी बाटा कितना है 2, फिर यहाँ क्या है dt। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चलते हैं, नीचे 2 है तो इधर आके गुना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे I0 का स्क्वायर बटा में 2 और उसके बाद t हो जाएगा, 2 से गुना हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या बच गया, t 0 और 1 - cos 2 ओमेगा t dt। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर केवल एक हो, है ना, जैसे मान के चलो कि केवल यहाँ dx लिखा हुआ हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। बोलो यहाँ एक छिपा है कि नहीं, इसका मतलब हुआ एक का ही इंटीग्रेशन x हुआ, लेकिन यहाँ x के जगह पर क्या दिया है t। तब बोलो dt से अगर 1 में गुना होगा तो ऐसा के ना आएगा, तो इसका मतलब हुआ कि इस dt का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा t के बराबर। तो हम जहाँ 1 देख रहे हैं वहाँ क्या लिख सकते हैं t, तो वहाँ तक t हो जाएगा। लेकिन हाई वाला फॉर्मूला देखो क्या होगा, cos लिखा है ना, तो इसका फॉर्मूला देखिए याद रखिएगा, इंटीग्रल लगा हो और cos लगा हो, ठीक है, और यहाँ पर kx लिखा हुआ हो, kx, k मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना है, और यहाँ क्या लिखा हुआ हो dx लिखा हुआ हो। तो जब ऐसा दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है साइन kx बाटा में k। बात समझ में आया, इसका फॉर्मूला क्या है साइन kx बटा में k। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है, तो बोलो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा, देखो I0 का स्क्वायर बटा में 2t, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा कोष्ठ 1 का इंटीग्रेशन बताओ t हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। अब बताओ कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, यहाँ पर क्या है k, और यहाँ k की जगह पर क्या है
है दोनों 2 ओमेगा, x के जगह पर क्या है t। ये बात बुझाया। तो अगर मैं इस फॉर्मूला पे अप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आएगा। साइन के बाद आए, साइन के बाद kx है तो यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा t। आप बाटा में बोलो क्या होगा 2 ओमेगा हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब आपको याद होगा लिमिट अगर दिया हो तो इस लिमिट को यहाँ लिखा जाता है। तो ऊपर t है तो यहाँ भी t, नीचे 0 है तो यहाँ 0। बोलो ऐसे हो जाएगा। अब देखो क्या करना है। हैसान का ब्रैकेट 2 गो देना है। इंटीग्रेशन बताए थे कि जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पर पहले ऊपर वाला लिखाएगा और फिर जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे क्या लिखाएगा नीचे वाला। तो चलिए इसको लिखते हैं फिर से। आई नॉट स्क्वायर बटा में 2t, आई नॉट स्क्वायर बटा में ही 2t है। अब बोलिए इस t के जगह पर क्या लिखाएगा, बड़ा वाला t लिखाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बड़ा वाला t माइनस, यहाँ छोटा t है ना तो यहाँ भी वही लिखाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा। अब बड़ा वाला t हो जाएगा। अब बटा में क्या है 2 ओमेगा हो गया। फिर से यह लिखाएगा, फिर से ये पूरा चीज, लेकिन छोटे वाले t के जगह पे क्या लिखाएगा 0। तो चलो फिर से लिखते हैं। घटाव का चिन्ह दे दिए। बोलो शुरू में क्या है आई नॉट स्क्वायर अब बटा में 2t, फिर ब्रैकेट जहाँ पे आपका छोटा t था वहाँ पे 0 माइनस साइन, अगर 2 ओमेगा 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा। अब बटा में क्या था बोलो, ये सब समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओमेगा के फॉर्मूला याद होगा, बताए थे क्या ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई बटा t, बताए थे। तो कई जगह ओमेगा है 2 जगह, तो ओमेगा का मान अब रखना है। तो आई नॉट स्क्वायर बटा में 2t, यहाँ पे t जो कहते हैं माइनस साइन 2 ओमेगा के जगह पर 2 पाई बटा में t, यहाँ गुना में क्या है t, फिर 2 ओमेगा के जगह पर 2 पाई बटा में t लिखा जाएगा। माइनस ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये 0 हो गया। साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0 से 0 घटाओगे तो 0 ही आएगा। हयो 0 हो गया, हयो 0 हो गया। और 0 से किसी भी चीज में गुना करते हैं तो क्या होता है, तो हई पूरा क्या हो गया 0। अब देखो t से t कट जाएगा, t से t कट गया। अब बताइए जल्दी से कि t से t कट गया तो यहाँ कितना बचा 2 पाई, यो तो 2 है 4 पाई हो गया। अब बताओ साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो 0 हुआ। जब यहाँ आएगा तो फिर उसी अक्ष पर आया, कितना कोण बना पाई, तो साइन पाई का भी मान कितना होगा 0। फिर अगर यहाँ आएगा तो एक और पाई हो गया, तो कितना हो गया साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई का भी मान क्या हुआ। फिर यहाँ आएगा तो 3 पाई हो जाएगा, फिर से 0। फिर यहाँ आएगा तब 4 पाई, तो भी ये क्या हो जाएगा 0। यानी जितना भी पाई हो साइन में वैल्यू क्या होता है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। नीचे वाला 4 पाई बटा में t, इससे भाग भी दोगे तो यहाँ क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, यहाँ t माइनस कितना हो गया 0। t से 0 घटाओगे t आएगा, तो बच गया खाली t है ना। तो इसके आगे जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर बटा में 2t गुना में, गुना में t हो जाएगा। अब बोलो कौन कौन कट जाएगा, t से t कट गया तो क्या बचा आई नॉट स्क्वायर बटा में 2। अब चलते हैं कि ये जो मान निकल रहा था किसका मान निकल रहा था उस पर आते हैं।
ठीक से देखो, IRMS का निकालने चले थे तो रूट को इधर ले जाके स्क्वायर किए थे, तो यानी इसी का ना मान निकला है। चलो इसी को यहाँ पे उतारते हैं, IRMS, और इस पर स्क्वायर था, अब स्क्वायर को फिर दे देते हैं, इसको स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो IRMS बराबर रूट अंडर I0 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2। बोलो स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना आएगा I0 अब बटा में √2। ये किसका वैल्यू आया IRMS का, ये तुम्हारा RMS वैल्यू हुआ। अब इसको परसेंटेज में बदलते हैं, √2 का मान कितना होता है 1.414, √2 का मान होता है, तो 1.414 से ऊपर क्या छिपा हुआ है 1, तो 1 में भाग देंगे कितना से 1.414 से। देखिए हमने 1 में भाग दिया 1.414 से, देखिए कितना रहा है 0.707, तो हम सिर्फ लिखेंगे 0.707 और यहाँ पे क्या लिखेंगे I0। या तो ये वाला एग्जाम में पूछेगा, नहीं तो ये वाला पूछेगा। अब यहाँ से निष्कर्ष देखिए क्या निकला, अतः हम बोल सकते हैं क्या चीज़ RMS क्या है प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, और यह मान शिखर धारा का कितना प्रतिशत आया 70%। पहले कितना था, कितना का घोटाला हो रहा था 7% का, समझ में आया। इसीलिए हम पूरा धारा नहीं बता पा रहे थे, तो इसका मतलब हुआ कि कुल धारा हमारा कितना आता है शिखर धारा का 70%। तो हम लिखेंगे कि अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर धारा का कितना प्रतिशत होता है 70% होता है। अब मुझे जल्दी से बता दो, लास्ट बात खत्म, वोल्टता के बारे में। VRMS भी होगा ना, जैसे अगर हम बोले कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, इसका मतलब क्या होगा VRMS, या आप इसे बोल सकते हैं क्या चीज ERMS। समझ में आया। का मान कितना होगा शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता का मतलब क्या होगा V0 के कितना प्रतिशत होता है 70% होता है। अर्थात में हम लिख सकते हैं कि VRMS बराबर V0 बटा में √2, चाहे लिख सकते हैं 0.707 V0, या इसी को लिख सकते हैं ERMS बराबर E0 बटा √2 बराबर 0.707 E0। ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को इस पर न्यूमेरिकल करना है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर समय बचता है तो देखते हैं।